सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तू ही माँ काली, तू ही लक्ष्मी, तू ही सरस्वती। जी हाँ दोस्तों, जब भी हमको कुछ चाहिए होता है तो हम मातृशक्ति के पास ही जाते हैं, क्योंकि वही जननी भी हैं और वही दातार भी हैं, देने वाली भी हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भूपेश कालरा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज़। और आप सभी का बहुत खास स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम तेजस्विनी में। और आज इसी तेजस्विनी में, जैसे कि आपको पता है, हम कुछ ना कुछ खास शख्सियतों को लेके आते हैं। हमारे खास मेहमान के रूप में आज स्टूडियो आई हुई हैं श्रीमती सुनीता सिंह नौवार जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, सुनीता सिंह नौवार जी आज हमारी खास मेहमान हैं। राष्ट्रीय जाट एकता मंच की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, साथ साथ जाट क्षत्रिय सभा की ये संस्थापिका अध्यक्ष भी हैं। तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत स्वागत करूंगा अपने खास कार्यक्रम तेजस्विनी में। जैसा कि आपको सभी को पता है दर्शकों की ये खास कार्यक्रम तेजस्विनी महिला सशक्तिकरण पर बनाया गया है, और हमारी खास मेहमान भी आज मातृत्व शक्ति को आज जो बिलोंग करती हैं, जो दिखाती हैं महिला शक्ति को, वो हमारे साथ हैं। सुनीता जी, वैसे तो हम बात करते हैं जब अपने खास कार्यक्रम तेजस्विनी में, तो हम बात करते हैं कि किस तरह से संघर्ष रहा आपका, क्या पूरी गाथा रही आपको। जो हम लोग तो जानते हैं, जो दर्शक नहीं जानते, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि आप दर्शकों को बताएं कि किस तरह से आपने शुरुआत करी, और आप ऐसा वो क्या इंसिडेंट हुआ, वो क्या गाथा रही, वो क्या कथा है जो आपको समाज सेवा की तरफ आप प्रेरित हुई। सबसे पहले आप सभी को मेरा हार्दिक अभिवादन। और जैसा कि आपको मालूम है कि भारत में आधी आबादी आज भी बहुत सी जगह पे अपने अधिकारों के लिए और अपने सामान्य जीवन यापन के लिए संघर्ष की गाथा लिख रही है और संघर्ष की राह पर है। और उसमें हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं कि ईश्वर ने हमें ऐसे घर में, ऐसे परिवार में जन्म दिया कि हमें कभी भी अपने लिए किसी भी संघर्ष को अपनाना नहीं पड़ा, और हमें सारी चीज़ें स्वतः ही मिलती गई जिसको के हम अधिकारी हैं। जैसे अच्छा परिवार, अच्छे माता पिता, अच्छी एजुकेशन, अच्छे घर में शादी होना, अच्छा जीवन शैली, और साथ ही साथ कैरियर बढ़ाने में भी परिवार का बहुत सहयोग रहा और ईश्वर का वरदान रहा। परंतु मैं देखती हूँ कि आज भी हमारे देश में बहुत सारी जगह पे ऐसी जो है बेटियां हैं जो एक सामान्य जीवन यापन के लिए और अपने सामान्य मौलिक अधिकारों के लिए भी संघर्ष कर रही हैं, और संघर्ष करने के साथ साथ विपरीत हालातों में खुद को स्थापित करने की कोशिश भी कर रही हैं और स्थापित कर भी रही हैं। जब कभी मैं ऐसी बेटियों के सफ़र की साथी बनती हूँ, उन्हें प्रोत्साहित करने का एक कारण बनती हूँ, तो मुझे अंदर से बड़ी खुशी होती है। मुझे लगता है कि मेरे बड़े बुजुर्गों ने, मेरे परिवार वालों ने मुझे जो शिक्षा दी, शायद आज वह सफल हो रही है। मैं समाज सेवा में कैसे आई, कैसे इस क्षेत्र की तरफ मेरा रुझान हुआ, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं पहले भी जहाँ भी मुझे मौका मिला है, मैं इस बात को ज़रूर कहती हूँ कि शायद मेरी इस बात से प्रेरित होकर जो ये कार्यक्रम आज देख रही हैं, उन बहनों में से, माताओं में से, या जहाँ भी कहीं किसी ने मुझे सुना है, अगर कोई एक भी खड़ा होकर और किसी एक बच्ची की ज़िंदगी संवार देता है, तो मुझे लगता है कि शायद मेरा ये कहना या ये वक्तव्य, वृत्तांत सुनाना सफल हो गया। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हूँ, और मैं जो है एक पेशे से एक शिक्षिका हूँ। शुरू से मेरा बस कोई खास कभी उद्देश्य नहीं रहा कि मुझे समाज सेवा करनी है या इस फील्ड में जाना है। मैं एक सामान्य गृहिणी थी। अपने परिवार की देखभाल करना, मेरे घर में मेरे सास ससुर मेरे साथ रहते हैं, उनकी देखभाल करना, मेरे माँ बाप की देखभाल करना, अपने बच्चों की देखभाल करना, उनकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना, और साथ साथ अपनी नौकरी करना। ये मेरा एक सादा जीवन चल रहा था, कहीं कोई उतार चढ़ाव नहीं, एक लयबद्ध तरीके से मैं जीवन जी रही थी। तो एक प्रमोशन के बाद मेरी पोस्टिंग अकोला के पास एक गांव में हुई। वहाँ पे मैंने देखा कि मेरे स्कूल में एक बच्ची पढ़ने के लिए आती थी जो 5th क्लास में थी, और वो बड़ी गुमसुम रहती थी। मैंने और बच्चों से पूछा कि भाई ये इतनी गुमसुम रहती है, कुछ बोलती नहीं है, इसका क्या कारण है। उसके और 2 बहनें और एक भाई और उस क्लास में पढ़ते थे, जो उससे छोटे थे, उस स्कूल में पढ़ते थे। तो मुझे बच्चों ने बताया कि मैडम इसकी शादी हो गई है, और उस लड़की की मात्र उम्र थी 11 साल। मुझे ये सुनते ही बड़ा धक्का हुआ कि मैंने कहा आज के माहौल में, पहले हम कभी बचपन में सुनते थे कि बाल विवाह हो रहे हैं राजस्थान में
या इंटीरियर राजस्थान की तरफ या गाँवों में कहीं हो जाते हैं। लेकिन आज के परिवेश में तो सुनकर बहुत धक्का लगा। ये बात है आप सन 2011 की। तो मुझे वो चीज़ एकदम से डाइजेस्ट नहीं हुई। तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने कहा बच्चों से कि इसकी मम्मी को बुला के लाना, मैं बात करूँगी। अगले दिन उस लड़की की मम्मी मेरे स्कूल में आई। तो मैंने कहा कि तुमने इस लड़की के साथ इतना अत्याचार क्यों किया, ये 11 साल की बच्ची है, तुमने इसकी शादी कर दी। तो वो बोली कि मैंने अपनी बड़ी बेटी की शादी की थी, इसके साथ इसके भी फेरे डाल दिए, क्योंकि ना तो मैं 2 बार शादी का खर्चा उठा सकती हूँ और मैं मजदूरी करती हूँ, मेरे सामने बेटियों की सुरक्षा का भी प्रश्न था, तो इसलिए मैंने शादी कर दी। लेकिन मैं विदाई से कुछ साल बाद करूँगी। मैंने कितने साल बाद? बोली 3 साल बाद। तो मैंने कहा जब ये बच्ची मात्र 14 साल की होगी, क्या तुम ये समझती हो कि 14 साल की बच्ची जब जाएगी ससुराल में तो वो परिवार की जिम्मेदारियाँ शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से उठा लेगी? तो वो रोने लगी, मेरे से बोली। मैंने कहा तुमने क्यों इसके साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ किया है? तो वो बोली कि मैडम मेरी मजबूरी है, आजकल माहौल बहुत ख़राब है, हादसे होते रहते हैं, मुझे कमाने के लिए, रोटी के लिए मुझे घर से बाहर निकलना है, तो मैं इनको किसके भरोसे छोड़ दूँ? और मैं तो ये जो दोनों छोटी हैं इनकी भी शादी ऐसे ही करूँगी। और वो बच्चियाँ 3rd में और 2nd क्लास में पढ़ती थी। तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा ये तो एक तरीके का अत्याचार है इन बच्चियों के साथ, और वो बच्चियाँ बहुत अच्छी थी पढ़ने में। तो मैंने उसकी मदर से कहा कि सुरक्षा की बात तो यह है कि इनको मैं आधा दिन यहाँ स्कूल में रखूँगी, स्कूल के बाद तुम साथ स्कूल आना और स्कूल से इन्हें साथ ले जाना, तो सुरक्षा की व्यवस्था हो जाएगी। पढ़ाई लिखाई की बात है, अगर तुम्हारे पास खर्चे के लिए पैसे नहीं है तो इन दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी मैं उठाती हूँ। अगर मेरा सेटिस्फेक्शन होगा और ये बच्चियाँ अच्छे से पढ़ेंगी तो फिर ये मेरी जिम्मेदारी है, ये जो भी पढ़ें, जो हायर एजुकेशन लें, कुछ भी करें, जहाँ तक जाएंगे, मैं इनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाऊँगी और मैं ही एक तरीके से इनकी आज से गार्जियन हूँ। तुम मेरे कहने से इन्हें कुछ साल दे दो। तो वो एकदम रोने लगी, उसने मेरे पैर पकड़ लिए कि मैडम अगर ऐसा हो जाए तो मैं तो तर जाऊंगी और मैं आपका ज़िंदगी भर ये एहसान नहीं भूलूंगी। उस समय मेरी जो मन स्थिति थी उसका मैं आज वर्णन नहीं कर सकती कि मेरे इस बात को कहीं और भी बताती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये सोचकर कि किसी के लिए थोड़ी सी भी सहायता क्या कर सकती है। फिर मैंने उसी लड़की की मम्मी को अपने ही स्कूल में खाना बनाने के लिए रखवाया। तो वो पूरा दिन अपने बच्चों के साथ रहती थी, साथ ले जाती थी, एक ढर्रे पे उनका जीवन चलने लगा। अब आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि वो बच्ची ने 10th में अपने आसपास कम से कम 20-25 स्कूल होंगे और उसने पूरा 10th बोर्ड में टॉप किया था, जो बच्ची 3rd में पढ़ती थी उस समय। बहुत ही और जी उसके स्कूल में 15 अगस्त का प्रोग्राम हुआ तो उसमें प्राइज़ देने के लिए उन्होंने गार्जियंस को बुलाया। तो उसने कहा बच्ची ने कि मैं मम्मी को नहीं, मैं तो अपनी मैडम को बुला के ले जाऊँगी। और जब मैं वहाँ स्टेज पे उसके साथ खड़ी हुई तो वो जो उस समय जो वो क्षण थे वो मेरे जीवन का शायद मैं कहती हूँ कि सबसे इतनी खुशी तो मुझे हो सकता है अपने बच्चों के पास होने पे भी नहीं हुई होगी जो मुझे उस दिन हुई थी। तो उसकी दशा और दिशा दोनों बदली। इसमें मेरा सहयोग दिया डॉक्टर नीतू चौधरी, मेरी छोटी बहन है, उसने, क्योंकि वहाँ शांति देवी स्कूल है, इंटर कॉलेज है उनका, उसमें अब वो बच्ची 12th में पढ़ रही है, उसकी फ़ीस वगैरह सब चीज़ उन्होंने माफ़ की। छोटी वाली का भी वहाँ एडमिशन कराया। अब दोनों बहनें बहुत अच्छे से पढ़ रही हैं। फिर ऐसे ही मैं खोजती चली गई तो मेरे पास आज 5 बेटियाँ हैं ऐसी जिनकी कि मैं देखभाल कर रही हूँ और मुझे वो आज मेरी जैसी ही लगती हैं। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने सुनीता जी। और कहते हैं कि भगवान स्वयं कहते हैं कि पूजा करने वालों से ज़्यादा सेवा करने वाले हाथों पे वो फिदा होते हैं। कहते हैं कि उनको खुशी होती है कि जब सेवा करते हैं। और ये बहुत भावुक बात आपने बताई, मुझे भी बड़ा एक ऐसा लगा कि वास्तव में हमारे भारत में ऐसी ज़रूरत है लोगों की जो लोगों की सहायता कर सके। और इसे एम्पैथी कहते हैं शायद, कि जब हम देखते हैं कि दूसरा की दशा क्या है तो उस तरह जब हम सोच सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और आप बाय प्रोफेशन एक गवर्नमेंट स्कूल में आप प्रिंसिपल भी हैं, तो ये एक ऐसी बात है कि कहीं ना कहीं माध्यम ऐसा मिल जाता है कि आपको ऐसे बच्चे मिलते ही होंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि वास्तव में इंडिया में ऐसी जरूरत है? इंडिया तो एक समृद्धशाली देश है, आप कहना चाहिए, लेकिन हमारा जो भारत है, हमारा देश भारत है, इंडिया तो हमारे ऊपर थोपा गया एक नाम है। या ये कह लीजिए कि आज के समय में ग्लोबलाइजेशन का वक्त है तो ज़रूरत है कि हम भारत को एज इंडिया भी रिप्रेजेंट करें बाहर। लेकिन जो असली भारत है वो गांव में बसता है। ये आप भी मानेंगे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था समझ लीजिए, यहाँ पहले 70% और अभी भी कम से कम 60% जनता गाँव में निवास करती है। और भारत गाँवों से बना हुआ एक देश है
और गांव में आज भी बहुत युद्ध स्तर पर कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो लोग अवेयर नहीं हैं अपने जो सरकार द्वारा सहूलियतें दी जा रही हैं, और शायद वो ना राइट से अवेयर हैं, जो उनके ना राइट्स अपने हैं, अधिकारों से वो अधिकारों अवेयर से हैं, aware नहीं और उसके अलावा दूसरी बात, उनके पास जो कुछ अवेयर भी है तो संसाधन नहीं है, और उन संसाधनों जो अगर संसाधनों का उन्हें मालूम भी है तो उन्हें उपयोग करने की उनकी इच्छा भी नहीं है। जी बिल्कुल। तो उस इच्छा को जागृत करना, ये मैं समझती हूँ कि आज भारत में एक बहुत बड़ा कार्य है। और जितने भी लोग सामाजिक सेवा में जुड़े हुए हैं, ख़ास तौर से महिलाएं जितनी भी हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप समाज सेवा कीजिए, लेकिन इंडिया में नहीं, भारत में कीजिए। भारत को आपकी समाज सेवा की ज़रूरत है। इंडिया में तो लोग वैसे ही सब कुछ जानते हैं, हम और आप जैसे लोग हैं, हमें मालूम है हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं। तो कहने का मतलब है सुनीता जी का कि इंडिया में वेल ऑफ है, लेकिन भारत जो गांव का देश है, भारत गांव में बसता है, वहां पे बहुत ज़रूरत है अभी जागरूकता फैलाने की और उनके अधिकारों के बारे में बताने की। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम और बहुत सी बातें करेंगे। हमारे साथ हमारी खास मेहमान के रूप में आज हैं सुनीता सिंह नौवार जी। अब एक ब्रेक का वक्त है। अम्बे के अम्बाले के कहते हैं, जब भी आपको कुछ चाहिए तो जाना तो मातृशक्ति के पास ही पड़ेगा। और उसी मातृशक्ति को दिखाते हुए हमारा खास कार्यक्रम चल रहा है तेजस्विनी। आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है दर्शकों। मैं हूं भूपेश कालरा और हमारे साथ हैं आज सुनीता सिंह नौवार जी। सुनीता जी, ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे हम, समाज सेवा की बात चल रही थी। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि इंडिया को नहीं, भारत को जरूरत है, क्योंकि इंडिया वेल ऑफ जगह है। भारत एक गांव का देश है और भारत गांव में बसता है, और गांव के लोगों को जागरूक करना हमें बहुत ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सी ऐसी सुनीता जी देखा गया योजनाएं आती हैं, जिन योजनाओं के बारे में, जिन अधिकारों के बारे में, जिन मौलिक अधिकारों के बारे में उन लोगों को पता ही नहीं है। और शायद इसी वजह से जो आपने अभी बताया था बाल विवाह वाली बात, जो आपने बड़े अच्छे प्रयास किए, उसको रोका, न सिर्फ रोका बल्कि आज उन बच्चों को बहुत अच्छी जगह आप पढ़वा रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं कि कितना सरकार धरातल पे वो योजनाएं आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? हाँ, देखिए भूपेश जी, इस विषय पे मैं ये कहना चाहूँगी कि सरकार योजनाएं तो बनाती है, लेकिन उसका और क्रियान्वयन भी होता है, करने की कोशिशें की जाती हैं। जैसे आप देखिए, अभी हमारे जो है यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री योगी नाथ जी ने अपना एक मिशन शक्ति शुरू किया था 2020 में, और आज से मिशन शक्ति का तीसरा चरण जो है शुरू हो रहा है। और निश्चित रूप से मैं कहूँगी कि इसका फ़ायदा हुआ है महिलाओं को। जिस तरीके से जागरूकता अभियान चलाए गए, महिलाओं के अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक किया गया, और अब हिम्मत आ रही है महिलाओं में, और वो आगे बढ़ रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि उन पर जो भी अत्याचार हो रहे हैं या उन्हें कहीं रोका जा रहा है या किसी तरह की कोई भी परेशानी है तो वह जन समाज के सामने लाई जाए। लेकिन आप अगर प्रैक्टिकल रूप देखेंगे तो सरकार ने एक मिशन चलाया, उसके तहत बहुत अच्छे कार्य किए उन्होंने। निराश्रित महिला फंड है, या जो है विधवा पेंशन है, कन्या समृद्धि योजना है, सुमंगला योजना है, और फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये सबसे बड़ी बात कि पिंक ऑटो है, पिंक टॉयलेट्स हैं, या महिला अपराधों के लिए एक अलग कमरे में रिपोर्ट लिखी जाएगी और विवेचना अधिकारी भी एक महिला पुलिसकर्मी ही होगी। या इसका एक पक्ष ये भी है कि 20% महिला पुलिस की भर्ती की जाएगी महिलाओं की वजह से। तो ये सारे प्रयास बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसे अमली जामा पहनाने का कार्य आपका और हमारा है, जन सामान्य का है। हमारे यहाँ, मैं ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि हम हर चीज़ का ठीकरा सरकार के ऊपर फोड़ देते हैं। बात यहाँ पे ना पक्ष की है ना विपक्ष की, चाहे कोई भी सरकार हो।
लेकिन हम लोग क्या सोच लेते हैं कि कोई निरप होए, हमें क्या हानि। इस सोच को बदलना होगा, क्योंकि ये देश सिर्फ सरकार का नहीं है, वो तो एक नियम कायदे बनाने के लिए, आपके जीवन को सुगम बनाने के लिए एक व्यवस्था है। देश ये जितना मेरा है उतना ही आपका है, जितना कार्य मुझे करना चाहिए उतना ही कार्य आपको भी करना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, आप एक बहुत ही जन सामान्य की छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि हम अपना घर साफ करते हैं और कूड़ा घर के बाहर डाल देते हैं। ना मैं यहाँ किसी अभियान को समर्थन कर रही हूँ, ना मैं किसी अभियान की जो है कोई विवेचना करने के लिए बैठी हूँ, लेकिन मैं ये एक जन सामान्य के व्यवहार की बात कर रही हूँ कि जब हम अपना घर साफ कर सकते हैं तो हम अपने घर के कोने, घर के दरवाजे को या हम अपनी गली के नुक्कड़ को क्यों नहीं साफ रख सकते। जब तक हम ये व्यवहार में नहीं अपनाएंगे कि हमको गंदा करना ही नहीं है, तब तक हम किसी भी तरीके से पूर्ण रूप से स्वच्छता अभियान को या अपने आसपास के माहौल को स्वच्छ ही नहीं कर सकते। यही तरीका हर चीज़ पे लागू है। सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ उठाना, आप उन्हें पात्र लोगों तक पहुंचाना, ये आपका और हमारा कार्य है। हम उन्हें जागरूक करें, उन्हें वहाँ तक लेके, यही सच्ची समाज सेवा है। और इस समाज सेवा के द्वारा जुड़कर लोग, पात्र लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिले, आप लाभ दिलवाएं या हम लाभ दिलवाएं, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और ये हर नागरिक का कर्तव्य है। ये नहीं है कि अरे उसे ज़रूरत है, मुझे क्या मतलब है, ये भावना कभी नहीं होनी चाहिए। आप जिसका जितना भला कर सकें, अपने सहयोग कर सकें, तभी इन योजनाओं का सफल होना निश्चित है। और योजनाएं सफल भी होंगी और असली ज़रूरतमंद लोगों तक ये पहुंचेंगी भी। आपने एक बहुत अच्छी बात बताई सुनीता जी, और मैं भी ये मानता हूँ कि जब एक जानवर तक जिस जगह बैठता है उस जगह को पहले साफ करता है, तो हम तो इंसान हैं, उनसे ऊपर हैं, हमें भी जगह साफ करनी चाहिए। न सिर्फ जिस जगह हम रहते हैं, खाते हैं, वो जगह साफ करें, बल्कि अपने विचारों की भी हमें शुद्धि करनी चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में बहुत से कार्यक्रम चलते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी, लेकिन जब तक हम बेटियों को बचाएंगे नहीं तो उनको पढ़ाएंगे क्या, ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है। और आपने जैसे बताया कि एक बच्ची का बाल विवाह हो रहा था, आपने रोका, तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि लड़कियों के प्रति आज भी उदासीनता है हमारे समाज में। और हमारा, आपका, सबका एक कर्तव्य बनता है कि जो हमारे आसपास के जगहों में या जहाँ स्लम एरियाज में जहाँ पे जागरूकता कम है, वहाँ पे हमको जाके कुछ ऐसा बताना चाहिए। और ये कार्यक्रम भी खास दर्शकों तेजस्विनी इसलिए बनाया गया है कि कहीं ना कहीं आप सब तक हमारी बात पहुँचे और हम अपनी मानसिकता में थोड़ा सुधार लाएं कि लड़का लड़की एक समान। और कहते हैं कि बेटियों को नहीं बचाएंगे तो बहू कहाँ से लाएंगे। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा एक सवाल है। हाँ जी, मैं बिल्कुल 100% इस बात से सहमत हूँ कि जब बेटियों को नहीं बचाएंगे तो बहू कहाँ से लाएंगे। और मैंने अपने आसपास बहुत से परिवारों को, बुज़ुर्गों को बुढ़ापे में परेशान होते हुए देखा है और ये कहते हुए देखा है कि मेरे 2 बेटे होने से तो एक बेटी और हो जाती तो वो ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि ये अक्ल आती तो है, पर आती जब है जब समय निकल जाता है। और आप व्यवहारिक रूप में भी देखिए, इस बात को मैं जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं कहती ज़रूर हूँ कि हमारे यहाँ हिंदुस्तानी पारिवारिक व्यवस्था है, उसमें ये कहा जाता है कि बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, बेटा माँ बाप की सेवा करता है। लेकिन हो सकता है कुछ अपवाद हों, क्योंकि अपवाद हर जगह होते हैं। और मैं लेकिन इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कहीं भी देख लीजिए आप, सेवा बेटी ही करती है, चाहे वो बेटी के रूप में करें या बहू के रूप में करें। अगर आपका बेटा भी है, जो लोग मेरी ये चीज़ देख रहे हैं, मेरा ये विचार देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनको ज़रूर ये इस बात से सहमत होंगे कि बेटा भी बहू को लाकर और उसके ऊपर अपने माँ बाप को छोड़ के फ्री होकर अपनी या तो सर्विस करता है या बिजनेस करता है। सेवा बहू को करनी है या बेटी को करनी है, तो आप देख लीजिए, सेवा करने का कार्य, देखभाल करने का कार्य एक स्त्री ही करती है, चाहे वो जिस भी रूप में करे। और अगर हम बहू को ही बेटी मान लें तो ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि सेवा और बुढ़ापे में देखभाल बेटा करता है। बेटा नहीं करता। अपवाद होंगे, कोई 1% करते होंगे लड़के, और ये हमारे समाज की कटु सच्चाई है। और जिस घर में बहू नहीं करती देखभाल अपने वृद्ध जनों की, अपने सास ससुर की, आप देख लिए वहीं अलगाव है, वहीं बिखराव है, और उस परिवार में कभी सुख शांति भी नहीं रहती। हमारे पारिवारिक मूल्य हैं, हमारी व्यवस्था ऐसी है परिवार की कि इसके लिए मैं एक जो है, मुझे जब भी मौका मिलता है मैं अवश्य कहती हूँ कि ये मेरी प्रार्थना सभी बहन बेटियों से है कि आप खूब अपने पंख फैलाइए, अपना आसमान चुनिए, उड़िए, अपने सपनों को उड़ान दीजिए, लेकिन सबसे पहले परिवार और अपने माँ बाप और अपने घर के बड़े बुज़ुर्ग, अगर आप उनको सुखी नहीं रख सकते तो आप अपने लिए भी कभी
सुखी नहीं रह पाएंगे। ये एक बात बिल्कुल सच है कभी भी। और एक ज़रूर कीजिए, आपने दिन भर में जो भी काम किया, आप जब रात में बिस्तर पे लेटे तो एक बार ये ज़रूर सोचिए कि मैंने आज पूरे दिन में जो जो किया उससे मुझे क्या लाभ हुआ, और जो मैंने नहीं किया उससे मेरा क्या नुकसान हुआ, और मैं क्या कर सकती थी और अच्छा, जिससे कि मेरे आसपास के लोग भी खुश होते और मैं भी खुश होती। जिस दिन आप चिंतन मनन करके अपनी कमियों पे विजय पाना सीख जाएंगे, उस दिन निश्चित मानिए आपसे अच्छा और कोई इस संसार में होगा ही नहीं। आपकी बात को मैं वास्तव में बिल्कुल मानता हूं, और इसमें ऐड ऑन करूंगा एक बात। आपने कहा विशेषकर लड़कियों से कि वो अपने माँ बाप, अपने बुजुर्गों के ध्यान रखें। मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा वो अपने सास ससुर का भी ध्यान रखें अगर वो मैरिड हैं तो, क्योंकि देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जब लड़कियां अपने माता पिता के प्रति तो बहुत प्रेम दर्शाती हैं, लेकिन जब वो एक बहू होती हैं तो वो प्रेम कहीं ना कहीं सास ससुर के लिए नहीं दर्शा पाती। शायद वृद्धाश्रम में भी भेजने का कहीं ना कहीं कारण ये हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, बशर्ते बस यही कहूँगा कि लड़कियों के जैसे माँ बाप हैं वैसे उनके सास ससुर हैं, और लड़कों के भी जैसे माँ बाप हैं उनके भी वो सास ससुर हैं। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। और क्योंकि जब हम उसमें देखिए दोनों तरफ से थोड़े थोड़े प्रयास करने होंगे। जब हम बहू को बेटी समझेंगे तो निश्चित तौर पे आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, और वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्यार से गले लगाएं तो वो आपको धक्का मार के अलग कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और ये तभी हो, ये जो है पहले हमें स्वीकार्यता करनी पड़ेगी, तब हमारी स्वीकार्यता होगी। और क्योंकि एक लड़की जो है अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने सामाजिक परिवेश को छोड़कर दूसरे के घर में आती है, तो वो पौधा वहाँ आके मुरझा ना जाए, उसको हम अपने माहौल में पल्लवित पोषित कर सके, उसके लिए हमें खाद पानी प्यार की देनी बहुत ज़रूरी है। जब हम उसको प्यार से सींचेंगे तो वो अवश्य ही पौधा लहलाएगा और अपने आसपास हरियाली देगा, खुशनुमा वातावरण बनाएगा ही बनाएगा। ये एक सत्य है, इसको आप भी पहचानिए। और सब लोग, समाज के लोग जब उठ खड़े होंगे इस सोच के साथ, तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा और आकर ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताने के लिए। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे खास कार्यक्रम तेजस्विनी में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।